हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे। मेरे मित्रों, ये लुसेंट सामान्य ज्ञान की मात्र 15 वीडियो में पूरे लुसेंट को हम समाप्त करने की जो आपसे हमने वादा जो किया था, उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम वीडियो नंबर 4 की बात करेंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के इतिहास के बारे में। इसके पहले भारत का, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, साथ में आधुनिक भारत का इतिहास की वीडियो आ चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उस वीडियो का लाभ उठाएं और जितना हो सके मेरे मित्रों शेयर करें। तो चलिए आज की हम बात करेंगे आज की वीडियो में विश्व का इतिहास के बारे में। तो मेरे मित्रों, आज का आपका टॉपिक है विश्व का इतिहास, और उसमें भी विश्व के इतिहास में जो आपका पहला टॉपिक है वो है आपका पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब होता है मेरे मित्रों कि किसी भी समाज में फिर से कोई अच्छी चीज़ों को फिर से जागृत करना। तो सबसे पहले बात पढ़ेंगे हम कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई, तो आप लगाइएगा इटली के फ्लोरेंस नगर से। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों, और आगे लिखा है कि इटली के जो महान कवि दांते थे को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पुनर्जागरण के दूत कौन थे, अग्रदूत? तो पुनर्जागरण के अग्रदूत माना जाता है दांते को। महान कवि थे और ये कहाँ के थे? इटली के थे, और इनका जन्म फ्लोरेंस नगर में हुआ था। कहाँ पे? फ्लोरेंस नगर में। आगे बात करेंगे, दांते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइड कॉमेडी लिखी। डिवाइड कॉमेडी एक पुस्तक का नाम है मेरे मित्रों। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। तो मेरे मित्रों, जैसे कोई व्यक्ति स्वर्ग और नरक का सोचिए, ये जो डिवाइड कॉमेडी इनकी पुस्तक है उसमें इन्होंने स्वर्ग और नरक के बारे में बताया है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक था। कौन था? पेट्रोक था। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। आगे लिखा है मेरे मित्रों कि इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो को माना जाता है, और बोकेशियो जो था उसकी एक पुस्तक थी, नाम था डेकामेरॉन। इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी, किसकी? बोकेशियो की। आगे लिखा है मेरे मित्रों, ध्यान से देखिएगा। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे? तो फ्लोरेंस के निवासी मैकियावेली को माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक कौन था? तो हम बताएंगे मैकियावेली। मैकियावेली की एक पुस्तक है जिसका नाम है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है मेरे मित्र। जो क्या करती है? राज्य के एक नवीन चित्र को प्रस्तुत करती है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक मैकियावेली को कहा जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियों से मिलती है। ये कलाकार कौन है मेरे मित्रों? तो ध्यान से इनका नाम सुनिएगा। लियोनार्दो दा विंची पहला कलाकार, माइकल एंजेलो दूसरा, और राफेल नंबर 3 का कलाकार। तो लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल, ये 3 कलाकार हैं। आगे लिखा है लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। सोचिए, एक व्यक्ति के अंदर इतनी गुण थे। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। तो जो व्यक्ति था लियोनार्दो दा विंची, वह मेरे मित्रों वो चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि था, और साथ में गायक भी था। और उसकी 2 पुस्तक बहुत मशहूर है, नाम है द लास्ट सफ़र और मोनालिसा। इसी कारण वह बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। आगे बढ़ेंगे मेरे मित्रों और बात करेंगे अब हम तो माइकल एंजेलो के बारे में। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। आगे लिखा है द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। तो याद रखिएगा, द लास्ट जजमेंट और फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की। वहीं अगर बात करते हैं द लास्ट सफर और मोनालिसा, ये आपके लियोनार्दो दा विंची की पुस्तकें हैं, या फिर इनके द्वारा लिखे गए हैं। आगे लिखा है सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। तो वो आज भी है, आप जाकर देख सकते हैं कि सिस्तान के जो गिरजाघर हैं वहाँ पे माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाए गए थे। आगे चलेंगे, राफेल भी इटली का एक चित्रकार था।
इसकी सर्वश्रेष्ठ कृति जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। इसने मेडोना का चित्र बनाया था और पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। सबसे अच्छा निबंधकार कौन था? तो फ्रांसिस बेकन। और हॉलैंड के इरास्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेस ऑफ फॉली में व्यंग्यात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म के कुरीतियों पर प्रहार किया है, मतलब कि बुराई की है। आगे लिखा है, इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। किसमें? यूटोपिया में। टॉमस मूर ने अपने पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। तो आगे बढ़ेंगे, मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया है। वहीं रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की अमर कृति है। यह एक प्रेम कहानी है जो रोमियो एवं जूलियट की। इसे लिखा है शेक्सपियर, इंग्लैंड का निवासी था। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। किसको? रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सबसे पहले पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। कोपरनिकस ने कहा था कि पृथ्वी जो है वह सौर मंडल का क्या है? केंद्र है। और सबसे पहले पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने इस बात का खंडन भी किया था। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं गैलीलियो के बारे में। मित्रों, गैलीलियो जो था, गैलीलियो ने भी कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया है, मतलब कि कोपरनिकस के बातों में हामी भरी है। किसने? गैलीलियो ने। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया, मतलब कोपरनिकस ने जो भी बातें बताई उन सभी बातों को गैलीलियो ने भी क्या किया? सत्य बताया। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। और मित्रों, चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन रखें, ताकि आने वाली वीडियो आपको समय के साथ मिलती रहे। 15 वीडियो आएंगे लूसेंट के, और मात्र 15 वीडियो में पूरी लूसेंट को हम ख़त्म कर रहे होंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लूसेंट को पढ़ सकते हैं मात्र 15 वीडियो में। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर, आगे की पॉइंट को देखिए। जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपला या केपलर ने गणित की सहायता से यह बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं। तो इस बात को केपलर ने बताया था कि ग्रह कैसे घूमते हैं सूर्य के चारों ओर। आगे बात करते हैं, अगले स्टेप में लिखा है, न्यूटन 1642 लेके 1726 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया, या गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। कब हुई? 16वीं सदी में। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। किसने? मार्टिन लूथर ने। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। कहाँ पे हुई? इंग्लैंड में हुई मेरे मित्रों। और आगे लिखा है, जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। इसके अनुयायी लोलार्ड्स कहलाते थे। क्या कहलाते थे? लोलार्ड्स कहलाते थे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोग्राफर कोलंबस ने की। यह आप बचपन में ही पढ़ा होगा आपने। और आगे लिखा है, अमेरिकी वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। आगे लिखा है मेरे मित्रों, प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। और आगे लिखा है, समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। तो जिसके नाम पर प्रशांत महासागर का नामकरण हुआ, वही व्यक्ति पूरे विश्व का चक्कर लगाया। आई बात समझ में? तो चीज़ों को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, नाम है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। बात करेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो लिखा है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। तो याद रखिएगा, जेम्स प्रथम के शासनकाल में नींव तो डाल दी गई, और अमेरिकी वो भी औपनिवेशिक रूप से तो नींव पड़ गई। और इसके आगे लिखा है, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। कौन था? जॉर्ज तृतीय था। रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे मेरे मित्रों, रेड इंडियन। और अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली। और अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों पर आधारित है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों और बात करते हैं अगले पॉइंट की। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटिश ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों को स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। तो मेरे मित्रों, 1783 में पेरिस की संधि होती है और यहीं से युद्ध समाप्त होता है। आगे बढ़ेंगे, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के
अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। तो इस बात को याद रखिएगा। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। इस क्षति पूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, शीशा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। उपनिवेशवासियों ने इस करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडम्स ने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। तो इस बात को याद रखिएगा। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया? तो सैमुअल एडम्स ने। आगे लिखा है नोट में, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में 1756 से 1763 के बीच हुआ था। तो इस बात को आप याद रखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। आगे लिखा है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। आगे बढ़ते हैं। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया और टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन की रचना की। किसकी रचना? तो राइट्स ऑफ मैन की रचना टॉमस पेन ने की। इस बात को आप याद रखिएगा। राइट्स ऑफ मैन की रचना टॉमस पेन ने की। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों और बात करते हैं अंग्रेजी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बने। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। आगे बात करते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण जो था मेरे मित्रों, वह था आपका बोस्टन की चाय पार्टी, जो 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था। मेरे मित्रों, इस घटना का नायक कौन था? तो सैमुअल एडम्स था। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का जो तत्कालीन कारण था वह था आपका बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी होती है और इसी में कुछ झगड़े हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशी सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेक्सिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ और 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशी सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। कब किया गया? 4 जुलाई। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। तो याद रखेंगे इस बातों को। आगे बढ़ते हैं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्याय संगत बनाया गया। तो याद रखिएगा सबसे पहला लिखित संविधान आपका अमेरिका का है, जो 1789 में लागू हुआ और इसके तहत महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार मिला। आगे लिखा है, मांटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली और 1781 में उपनिवेशी सेना के सन्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? आत्मसमर्पण किया। और अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसने मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। तो पहला देश कौन है? अमेरिका है, जिसने मनुष्यों की समानता तथा मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात मतलब लाना होता है मेरे मित्रों। तो अमेरिका में दासों के आयात को 1808 में अवैध कर दिया गया और अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में हुए। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में दक्षिण तथा उत्तरी राज्यों के बीच हुआ। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी मैकोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हो गया।
आगे लिखा है 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया अर्थात समाप्त कर दिया। और अब्राहम लिंकन ने कहा कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी है। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विल्किस ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 को कर दी। और जॉन विल्किस ने अब्राहम लिंकन की हत्या की और अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 अप्रैल 1865 में हुई। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसकी? तो फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब हम बात करते हैं मेरे मित्रों फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में। तो फ्रांस के राज्य क्रांति के बारे में अब हम बात करेंगे। तो आइए अगले टॉपिक की बात करते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे लिखा है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। और मेरे मित्रों आगे लिखा है मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन है लुई 14वां का। किसका? लुई 14वां। फ्रांस की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लियामेंट नामक संस्था थी जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंश क्रमानुगत होते थे। वर्साय के शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था। और आगे लिखा है वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। तो याद रखिएगा लुई 14वें ने शीश महल का निर्माण करवाया और वर्साय को फ्रांस की राजधानी बनाया। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा मेरे मित्रों। और लुई 16वां की पत्नी मैरी एंटोइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था और लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। आगे बात करते हैं टैले क्या होता है? तो टैले एक प्रकार का मेरे मित्रों भूमि कर है, जो टीथे एक प्रकार का धार्मिक कर है। टैले भूमि कर और टीथे धार्मिक कर है जिसे चर्च को देना पड़ता था। और फ्रांसीसी क्रांति में वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान किया। वॉल्टेयर चर्च का विरोधी था और रूसो फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक था। आगे लिखा है मेरे मित्रों 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह उक्ति वॉल्टेयर की है। वॉल्टेयर ने इस बात को कहा था। आगे देखिए लिखा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एक लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है मेरे मित्रों। तो याद रखिएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की एवं लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने, जिसमें सरकार के 3 अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने क्या किया? लाया। मध्यम वर्ग ने समानता का नारा दिया एवं स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। तो याद रखिएगा समानता ये भी नारा था और स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा ही था। आगे लिखा है 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था मेरे मित्रों। प्रथम स्टेट पादरी होते थे, द्वितीय स्टेट अभिजात वर्ग होती थी और तृतीय स्टेट इसमें देश की 90% जनता थी। उन्हें सभी प्रकार के कर देने पड़ते थे। इस वर्ग में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर शामिल थे। आगे लिखा है नोट में फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। याद रखिएगा लिब्रे वहाँ की मुद्रा थी। स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 में शुरू हुई थी और माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की ही देन है मेरे। और इसकी शुरुआत हुई दशमलव प्रणाली की शुरुआत हुई 1957 में। कब हुई? 1957 में। आगे बढ़ते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हर्डर को कहा जाता है मित्रों, हर्डर को। और नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ था। आगे लिखा है कि नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था और नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की। आगे लिखा है 1796 में नेपोलियन ने
इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया। और क्या हुआ मेरे मित्रों, वहाँ के ऑस्ट्रिया के प्रमुख को इसने नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। और आगे लिखा है कि फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत 1799 में हुआ। आगे लिखा है नेपोलियन 1799 में प्रथम कांसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए कांसल बन गया। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को ही माना जाता है। और मेरे मित्रों, नेपोलियन ने ही सबसे पहले इंग्लैंड वासियों को क्या कहा था, बनियों का देश कहा था। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। और याद रखिएगा, बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था। और नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोजेफाइन को तलाक दे दिया और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी की। आगे लिखा है ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ और नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 में की। नेपोलियन ने कानून का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहा जाता है। और नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। तो नेपोलियन हार जाता है मेरे मित्रों। और यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लिपगिज नामक स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया। परंतु वह एल्बा से भाग निकला और पुनः क्या बन गया, पुनः फ्रांस का सम्राट बन गया। कौन? नेपोलियन। तो याद रखिएगा, उसे एल्बा में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी वह नेपोलियन वहाँ से भाग जाता है। हारने के बाद उसे बंदी बनाया गया और बंदी बनाने के बाद उसे एल्बा के टापू पर भेजा गया कि वह वहाँ रहेगा। उसे जेल में डाल दिया गया, उसे सजा दी गई, लेकिन वह वहाँ से भाग निकला। तो नेपोलियन पुनः फ्रांस का सम्राट अर्थात राजा बन जाता है। आगे उसी प्रकार नेपोलियन फिर से राजा बना जिस प्रकार हुमायूं दिल्ली की गद्दी से हटाने के बाद भी राजा बना था। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। अंततः मिस्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया। वहाँ 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिट्स कारपोरल के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लिट्स कारपोरल के नाम से तो नेपोलियन को जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था और वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। और अब अगला टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण हम पढ़ेंगे मेरे मित्रों। ध्यान से आप अब तक वीडियो पे नए हो तो फिर से आपको बता दूं कि चैनल को मेरे मित्रों सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आगे बढ़ेंगे, इटली का एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पे जो पहली लाइन दी गई है वो है आपका 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में 13 राज्य थे। मेरे मित्रों, जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई तो 19वीं सदी की जब शुरुआत हुई थी उस समय इटली के पूर्वार्ध मतलब होता है कि उसके पूर्व आधे पूर्व वाले हिस्से में इटली में केवल 13 राज्य ही थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो केवल 13 राज्य थे कब? 19वीं शताब्दी में। आगे लिखा है इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेज़नी को माना जाता है। किसे? जोसेफ मेज़नी को माना जाता है, जिसका जन्म जेनेवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेवा में। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन है? तो ऑस्ट्रिया बना था। ऑस्ट्रेलिया दूसरा है, ऑस्ट्रिया दूसरा, इसकी राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, यही सबसे बड़ा बाधक बना था। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया पिडमॉन्ट राज्य में अगुवाई की थी और इटली की समस्या को काउंट कावूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। तो इटली की जो समस्या थी इसे काउंट कावूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। आगे लिखा है कि इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है और इटली के एकीकरण का श्रेय मेज़नी, काउंट कावूर और गैरीबाल्डी को दिया जाता है। किसे? आगे बात करेंगे। यंग इटली की स्थापना 1831 में जोसेफ मेज़नी ने की थी और गैरीबाल्डी लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया करता था। तो लाल कुर्ती के नाम से मशहूर तो गैरीबाल्डी। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिवर्टी था। कौन था? गिवर्टी। कार्बोनरी सोसाइटी का संस्थापक गिवर्टी और विक्टर एमैनुअल सार्डिनिया का शासक था। क्वेश्चन आ सकता है सार्डिनिया का शासक कौन था? तो विक्टर एमैनुएल। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से हुआ। तो इटली का एकीकरण किसके? तो लोम्बार्डी और सार्डिनिया के
एक से हुआ, मेल से हुआ। और इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। और 1871 में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। 1871 में रोम को पूरे इटली की राजधानी बना दी गई। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो, यह कथन जोसेफ मेज़नी ने कहा था। यह बात आज हमें भी समझनी चाहिए। इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काउर ने किया और इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था। इटली की एकता का जन्मदाता कौन था? तो जन्मदाता था नेपोलियन था। जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। अब लिखा है जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था। बिस्मार्क वही प्रशा जहाँ का राजा विलियम प्रथम था और उसका प्रधानमंत्री बिस्मार्क था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में करना चाहता था। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 को पहनाया गया। मेरे मित्रों याद रखिएगा। आगे लिखा है कि बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो फ्रांस से था बिस्मार्क को भय। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेहवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है। मेरे मित्रों नेपोलियन बोनापार्ट को जर्मनी की राष्ट्रीयता का संदेहवाहक माना जाता है और जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डायट के नाम से जाना जाता था। वह फ्रैंकफर्ट में होती थी। 1815 ईस्वी से लेकर 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था, मतलब कि अधिकार था। कब? 1815 से लेकर 1850 के बीच ऑस्ट्रिया का अधिकार था। आगे लिखा है ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। और आगे लिखा है एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 14, 1848 में किया गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। तो चांसलर कौन बन गया? बिस्मार्क बन गया। कब बना? तो 1862 में। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडनबर्ग में हुआ था और विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सेरेजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। 23 अगस्त सन 1866 में प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ और फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 को हुआ। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया और बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया। फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रशा के बीच हुई मेरे मित्रों, और सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। तो सूडान के युद्ध के बाद हम बात करेंगे अब रूसी क्रांति के बारे में। तो लिखा है आगे समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। वह वेल्स का रहने वाला था और आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स था और कार्ल मार्क्स जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक भी लिखी। किसने? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी। आगे लिखा है फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है और फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में हुई। दुनिया के मजदूरों एक हों का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। रूस के शासक को जार कहा जाता था। यह जारशाही व्यवस्था मार्च 1917 में समाप्त हुई। आगे लिखा है जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है और रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था। 1917 में हुई रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी और 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन था। तो 7 नवंबर 1917 का वोल्सेन क्रांति का नेता कौन था? तो लेनिन था। आगे बढ़ेंगे। लेनिन ने चेका का संगठन किया था और लाल सेना का संगठन ट्राटस्की ने किया था और रूस के जार शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या बम विस्फोट में हुई थी। तो
बम विस्फोट में क्वेश्चन पूछ सकता है। अलेक्जेंडर द्वितीय की मृत्यु कैसे हुई? तो बम विस्फोट में हुई। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। आगे लिखा है मेरे मित्रों, रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। अन्य कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय था। अन्य कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय और शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। तुर्गनेव को शून्यवाद का जनक, वहीं अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है और सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में रूस में हुई। यह दल दो गुटों में विभाजित था, वोल्शेविक और मेंशेविक। वोल्शेविक का अर्थ होता है बहुसंख्यक एवं मेंशेविक का अर्थ होता है अल्पसंख्यक। वेल्शेविक का जो नेता था वह लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 में लेनिन ने रूस के क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। 1921 में लेनिन ने रूस में कई आर्थिक नीति लागू की। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई। कब हुई? 1924 में। और राइट्स ऑफ मैन का लेखक टॉमस पेन था या है। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की ने की थी। मैक्सिम गोर्की ने। और अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्राटस्की था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो। और कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा फ्रेडरिक एंजेल्स। किसने इसका साथ दिया? तो फ्रेडरिक एंजेल्स ने। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के बारे में। लिखा है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ मेरे मित्रों। और सबसे पहले स्कॉटलैंड के मैकेडम नामक व्यक्तियों ने पक्की सड़कें बनाने की विधि निकाली। 1761 में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने मैनचेस्टर में वर्सले तक नहर बनाई। और 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला भाप से चलने वाला रेल इंजन रॉकेट बनाया। औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। और नीचे कुछ आविष्कार और कुछ क्रांतियाँ दी गई हैं और लेखक आविष्कार का नाम भी दिया है। सबसे तेज चलने वाला शटल को बनाया था जॉन ने 1733 में। स्पिनिंग जेनी को जेम्स हारग्रीव्स ने 1765 में। स्पिनिंग जेनी जो पानी की शक्ति से चलता था इसे बनाया था रिचार्ड आर्क राइट ने 1767 में। स्पिनिंग मिल को क्रॉम्पटन 1776 में। घोड़ा द्वारा चलाया जाने वाला करघा कार्ट राइट ने बनाया था। और सेफ्टी लैंप बनाया था हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में। अब बात करते हैं इंग्लैंड के क्रांति के बारे में। इंग्लैंड में क्रांति। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में 1642 में हुआ। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 में हुई। उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच 1756 से लेकर 1763 के बीच हुआ। और गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को सन 1215 में एक अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही। और आगे लिखा है एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था। और इसके आगे लिखा है इंग्लैंड के गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी की सज़ा दी गई। तो चार्ल्स प्रथम को फांसी की सज़ा दे दी गई। और गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया है और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा गया। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई। यह 4 वर्षों तक चला। इसमें 37 देशों के नाम निकले। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में 28 जून 1914 को फांसी की गई हत्या थी। मेरे मित्रों, प्रथम विश्व युद्ध का अगर मेन कारण देखा जाए, तत्कालीन कारण, तो वह था ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था फर्डिनेंड, उसकी बोस्निया की राजधानी में सेराजेवो में उसकी हत्या कर दी गई। यही मुख्य कारण था। उसकी हत्या की गई 1914 में। आगे लिखा है कि प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया। एक तो बना मित्र राष्ट्र और एक बना धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया, और इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली।
मित्र राष्ट्रों की बात करें तो इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका, रूस एवं फ्रांस मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। और गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी का जनक जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा और अंततः वह 26 अप्रैल 1915 को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी काला हाथ। और रूस जापान 1904-5 में का अंत जो हुआ अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ। रूस जापान का युद्ध हो गया मेरे मित्रों। और मोरक्को संकट 1906 में पैदा हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया 1 अगस्त 1914 में एवं फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया। 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ और 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था मेरे मित्रों। और अमेरिका 6 अप्रैल 1917 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद अमेरिका जो था आपका अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्योंकि उस जहाज पर मरने वाले 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति अमेरिका के ही थे। आगे लिखा है जर्मनी 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान प्रारंभ किया और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी। सितंबर 1918 में बुल्गारिया, अक्टूबर 1918 में तुर्की एवं 3 नवंबर 1918 की ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी की सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता अपने हाथों में लेकर एक तंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे। मगर मेरे मित्रों याद रखिएगा, मगर शांति संधियों की शर्तें केवल 3 देश, कौन देश? एक था ब्रिटेन और एक था फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। आगे लिखा है कि पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्तें निर्धारित करने में जिन राष्ट्राध्यक्षों ने मुख्य भूमिका निभाई वे कौन कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। वर्साय की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उसने वायुसेना एवं पनडुब्बियां रखने के अधिकार छीन लिए गए। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। युद्ध के हर्जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि की मांग की गई और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साय की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ। अगर ये संधि नहीं होती तो द्वितीय विश्व युद्ध भी नहीं होता। वर्साय की संधि होकर जो वर्साय की संधि हुई तो प्रथम विश्व युद्ध तो रुक गया, समाप्त हो गया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध का बीज भी यहाँ पे एक तरीके से जानिए बो दिया गया था। मेरे मित्रों एक बार फिर से आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मित्रों अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया है तो शेयर करके प्लीज़ थोड़ा मेरा मनोबल आप बढ़ाया कीजिए। आगे हम बात बता दें कि ये हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं लुसेंट की। पूरी लुसेंट हम आपके सामने लेकर आएंगे मात्र 15 वीडियो में, वो भी पेट के एग्जाम के पहले सारी वीडियो आ जाएगी। तो इस प्रकार चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं चीनी क्रांति के बारे में। मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ और 1911 ईस्वी में मेरे मित्रों चीनी क्रांति का नायक सत्यान सेन था। कौन था? सनयात सेन चीनी क्रांति का नायक था। तो आगे बात करते हैं 1905 में सनयात सेन ने तुंगमेंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। तो मेरे मित्रों सनयात सेन ने तुंगमेंग दल की स्थापना की और क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 में सनयात सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। किसे? सनयात सेन को। कब? 1911 में।
कोविनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक सन्यात सेन था मेरे मित्रों, सन्यात सेन संस्थापक था। और आगे बात करेंगे 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युआन सिंह काई के समर्थन में सन्यात सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया और 1912 में सन्यात सेन ने कुओमिनतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकेल बोरोदीन को आमंत्रित किया। डॉक्टर सन्यात सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। सन्यात सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय इनके 3 सिद्धांत थे। आगे डॉक्टर सत्यान सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। और अब हम बात करेंगे तांग वंश की। तांग वंश क्या है? तो चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक चला, सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियान थी जो दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। आगे लिखा है डॉक्टर सत्यान सेन की मृत्यु 1925 में हो गई। और डॉक्टर सत्यान सेन की मृत्यु के बाद मेरे मित्रों च्यांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में कुओमिनतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। आगे लिखा है 1927 में कुओमिनतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए। चीन में गृह युद्ध 1928 में स्टार्ट हो गया और 1925 को हुनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व माओ त्से तुंग ने किया। आगे लिखा है मित्रों माओ त्से तुंग का जन्म 1893 में हुनान में हुआ और च्यांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नानकिंग में संभाली। च्यांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फार्मोसा में की और साम्यवादियों के दमन करने के लिए च्यांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई और चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ त्से तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री एन लाई था और चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान थी। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी और चीन के द्वार खोलने का जो श्रेय है मेरे मित्रों, चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जान है और चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। याद रखिएगा, एशिया का मरीज चीन। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई। अब हम बात करेंगे तुर्की के बारे में। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है मित्रों और चीन को एशिया का मरीज। आगे लिखा है पाल इस्लामिस्ट का नारा अब्दुल हमीद दूती ने दिया। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद दूती के शासनकाल में 1908 में हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 को हुई। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क के नाम से भी जाना जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा का औपचारिक जन्मतिथि 19 मई 1881 को सेलेनिका में हुआ था और इनके पिता का नाम अली राजा था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 में हुआ और प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गल्लीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की और 1919 में कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दिया। 1919 के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की और 1923 में तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि हुई। आगे लिखा है 23 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई और कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 को खिलाफत को समाप्त कर दिया। आगे लिखा है 20 अप्रैल 1924 को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई और तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ। रिपब्लिक पीपुल्स पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य दिया है। 1932 में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना, 1933 में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लाया, 1924 में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा किया और इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। साथ ही ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 से लागू किया। आगे लिखा है इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था मेरे मित्रों? तो कुस्तुनतुनिया था।
इस्तांबुल का ही पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। 25 नवंबर 1925 को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया और कमाल पाशा की मृत्यु 1938 में हो गई। इटली में फासिस्टों का उदय। फासिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। मुसोलिनी का जन्म 1883 में रोमाग्ना में हुआ और मुसोलिनी के दल का नाम फासिस्टवाद था। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को पुकारा जाता था और फांसीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। फांसीवादी दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे और मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या 22 थी और राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसकी सदस्यों की संख्या 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फार्मिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25। वहीं मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी का निर्माण 1936 में किया और मुसोलिनी ने 10 जून 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है। अब बात करते हैं जर्मनी में नाजीवाद का उदय। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउना नामक शहर में हुआ था। हिटलर बचपन में चित्रकार बनना चाहता था और प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस, एक इनाम होता है, वह इसे प्राप्त हुआ। आगे लिखा है, युद्ध के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना और 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया गया। धीरे धीरे हिटलर इसका नेता बन गया। आगे लिखेंगे, 1923 में हिटलर ने लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह असफल रहा। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैंप की रचना की। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को अपने प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। जो स्वास्तिक ऐसे बनता है, ये ऐसे स्वास्तिक का चिन्ह को उसने अपने प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। 1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेलबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। आगे लिखा है, अगस्त 1934 में हिंडेनबर्ग की मृत्यु के पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया और हिटलर जर्मन का सर्वेसर्वा बन गया। गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन हिटलर ने किया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था और जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 में हुई। हिटलर ने 16 मार्च 1935 में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साय संधि की निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। आगे लिखा है, मेरे मित्रों, साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कामिंस्टर्न विरोधी समझौता 1936 में संपन्न हुआ। कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया और हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया हुआ। एडोल्फ हिटलर के लिए सामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की। आगे बात करेंगे मेरे मित्रों, जापानी साम्राज्यवाद। जापानी साम्राज्यवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जापान के साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार चीन हुआ और 1863 में एक अमेरिकी नाविक पेरी ने बल प्रयोग कर जापान का द्वार अमेरिका व्यापार के लिए खोला। और क्या हुआ, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की थी मेरे मित्रों और 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई। 1905 में जापान ने रूस को हराया और जापान रूस युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा हुआ। जापान में 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और 20 मार्च 1933 को मेरे मित्रों 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने धुरी राष्ट्र का साथ दिया।
अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था और द्वितीय विश्व युद्ध में 10 सितंबर 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण किया। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण किया था। और अब बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इसके 2 दिन बाद फ्रांस एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड आक्रमण था। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। आप इस बात को याद रखिएगा, जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण नहीं करता तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता मेरे मित्रों। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे। लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। क्या? डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। और म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। जर्मनी में वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 में किया और स्पेन में गृह युद्ध 1936 में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। कौन था? स्पेन। संयुक्त रूप से मतलब दोनों मिलकर, जर्मनी और इटली मिलकर स्पेन पे क्या किया? आक्रमण कर दिया। और आगे लिखा है जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 22 जून 1941 में आक्रमण कर दिया और फरवरी 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 को इटली ने प्रवेश लिया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को हुआ। इसका कारण जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक सेली सेवरी था। आगे लिखा है वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है और द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जानते हैं क्योंकि यह बहुत झगड़ा करवाती है। इसी ने बहुत सारे युद्ध करवा दिए। और आगे लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। और मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास से 6 जून 1944 को जर्मन सेना परास्त हो गई और 7 मई 1945 को इसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिट्स बॉय जिसका नाम था यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन जिसका नाम था 239 प्लूटोनियम नामक बम गिराया। इस एक पर नागासाकी पर फैटमैन और लिट्स बॉय उसने हिरोशिमा पर गिराया था। आगे लिखा है 2 सितंबर मेरे मित्रों 2 सितंबर 1945 को यदों की खाड़ी स्थित अमेरिकी युद्धपोत मीरसूरों पर मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान में आत्मसमर्पण कर दिया और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्यागपत्र दिया। और आगे लिखा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। और इस प्रकार मेरे मित्रों 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया और ये वीडियो भी आपकी समाप्त हो गई। मेरे मित्रों ये 4 वीडियो में हमने पूरे इतिहास को, लूसेंट के पूरे इतिहास को ख़त्म कर दिया है। और मेरे मित्रों इसके बाद वीडियो आपकी आएगी भूगोल की, तो तैयार रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। और मेरे मित्रों वीडियो को ज़रूर एक बार शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और एक बार फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार।